नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एलएसी पर तनाव बहुत ज्यादा है, हालात गंभीर हैं और एलएसी से एलओसी तक टीवी9 भारतवर्ष की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। पिछले 200 दिनों से भी ज्यादा वक्त से हम बॉर्डर से पल पल की खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 40 साल बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग हुई है। पूर्वी लद्दाख में कल शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबर है। पहले गलवान घाटी, फिर ब्लैक टॉप और अब मुखपारी में भारतीय सेना के हाथों मिली तीसरी हार के बाद जिनपिंग के घर में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय शेरों ने चीनी घुसपैठियों को एक बार फिर बॉर्डर से पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस खबर के बाद एलएसी से लेकर एलओसी तक हड़कंप है। कश्मीर के किश्तवाड़ में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की उड़ान से दुश्मन देश में दहशत है। गोला बारूद भी पूरी तरह से तैयार है। और हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमेशा की तरह जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, देखिए वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शीलकांत शर्मा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ टीवी9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स जो पल पल की अपडेट लगातार आप सबको दे रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा जिनसे हम डिप्लोमेसी पर बात करेंगे, सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट जो लगातार आपको एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खबरें एलएसी से जुड़ी बता रहे हैं। साथ ही हम रुख करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर का भी, भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर का, जहां से अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एलओसी से इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और श्रीनिवास भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं उत्तराखंड से बहुत नजदीक, ठीक उस जगह से जहां भारत चीन की सीमा शुरू होती है, वहां से श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं। भारत नेपाल बॉर्डर भी आप इसे कह सकते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ताजा हालात की जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले 40 साल में एलएसी पर पहली बार फायरिंग हुई है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स, चीन का सरकारी अखबार। एलएसी पर भारत का खतरनाक एक्शन नजर आया है। 4 दशकों बाद फायर ना करने का समझौता टूटा है, ये चीन मान रहा है। 40 साल में एलएसी पर पहली बार फायरिंग हुई है, लेकिन ये नौबत क्यों आई ये नहीं बता रहा है चीन। ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से पीएलए ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की और उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। 40 साल बाद एलएसी पर पहली बार फायरिंग हुई है और एक बार फिर इसके बाद एलएसी पर हालात गंभीर नजर आ रहे हैं, तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत का खतरनाक एक्शन हुआ है, यह जरूर चीन मान रहा है, ग्लोबल टाइम्स मान रहा है, जो कि चीन का सरकारी अखबार है। तो एलएसी पर कल शाम 6 से 7 बजे के बीच ये घटना सामने आई है और आप देखिए लगातार खास तौर पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में जिस तरह से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर हिंदुस्तान के जांबाजों ने कब्जा किया, उसके बाद से चीन की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। एलएसी पर भारत ने फिर दिया है चीन को करारा जवाब। पैंगोंग इलाके से चीनी पीएलए को दरअसल भारत ने खदेड़ा है और यह करना बहुत ज्यादा जरूरी था, माकूल जवाब देना बहुत जरूरी था। चीनी हिमाकत के बाद गोली से दी गई है वार्निंग। जवानों ने वार्निंग शॉट फायर कर पीएलए को खदेड़ा है और उसकी जो हिमाकत थी उसका माकूल जवाब दिया गया है। मुखपारी की चोटी की ओर बढ़ रहे जवानों को दरअसल भगाया गया है। तो पहले गलवान घाटी, उसके बाद ब्लैक टॉप और अब मुखपारी में चीन के जवानों को मुंहतोड़ जवाब मिला है, इसीलिए यह बौखलाहट सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पैंगोंग में 7 सितंबर शाम 6 से 7 बजे की यह घटना है। शाम को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। फायरिंग के बाद एलएसी पर सुपर हाई अलर्ट है। एलएसी पर चीनी सैनिकों को तीसरी बार खदेड़ा गया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पहली घटना गलवान घाटी में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उसके बाद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर जिस तरह से हमने बढ़त बनाई, जिस तरह से इन 2 ऊंची चोटियों पर कब्जा किया गया, और अब मुखपारी में भी चीनी सैनिकों को पीछे धकेला गया है। और आइए अपने खास मेहमानों का रुख करें, उससे पहले सीधे आपको लिए चलता हूं सुमित चौधरी के पास, जो डिटेल्स देंगे
कि किस तरह से लगातार तीसरी बार चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। सुमित, लेकिन निश्चित तौर पर मुंह की खानी पड़ी और हम लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार 40 साल में समीर क्या कुछ बदला। हालांकि बदलाव 15 जून को जब गलवान में सारे इंसिडेंट्स हुए तभी हो गया था, लेकिन अब किस तरीके से बदलाव हुए, वो बदलाव हुआ अगर आप देखें कि 40 साल पर एलएसी पर फायरिंग। और ये फायरिंग क्यों हुई? क्योंकि चीनी सेना लगातार हमारे इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने 29 तारीख को कई टैक्टिकल पोजीशंस अपनी चेंज की थी, हमने रीडिप्लॉयमेंट की थी और चीन अभी भी उन रीडिप्लॉयमेंट को लेकर बौखलाया हुआ है। ये एरिया ये समझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हमारे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर जिस जगह मैं खड़ा हूं ये वो माउंटेन्स का इलाका है जहां पर चीनी सेना या फिर ये लगातार ये स्कफल जो हो रहा है या फिर ये लगातार क्लैशेस जो हो रहे हैं वो इन्हीं एरियाज के अंदर हो रहे हैं। चीनी सेना या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना इस तरफ है और भारतीय सेना लगातार चीन की सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। और ये रोकना इसलिए क्योंकि दोबारा से 7 तारीख को इन इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश करी। समीर, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दक्षिणी पैंगोंग त्सो यानी साउथ पैंगोंग त्सो के अंदर चीन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत ने जो टेक्टिकल पोजीशन साउथ पैंगोंग त्सो में ले ली है वो उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द अब बन चुका है। लगातार बातचीत के कई दौर शुरू हो चुके हैं और चीन लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि आप इन पोजीशन से हटिए, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि अगर डिसएंगेजमेंट होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर नहीं होगा। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित ने बहुत सलीके से बहुत अहम जानकारियां दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब का मैं सीधे अब रुख करूंगा। गुरमीत सिंह साहब, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि हालात और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं एलएसी पर, जिसे खुद हमारे विदेश मंत्री भी मान रहे हैं। सुनील जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो स्थिति है उस पे जो तनाव है वो बहुत गंभीर है और अभी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए, ये तीसरी बार है जबकि चाइना ने और पीएलए ने धोखा दिया है, ट्रेचरी किया है। पहला कोशिश थी 15 जून गलवान को रात को और उसको उसी वक्त में मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि कितने मरे थे, 100 से ज्यादा मरे थे। दूसरी कोशिश थी 29 अगस्त की, जब रात के 11 बजे कोशिश की साउथ बैंक पैंगोंग और किस प्रकार से भारत ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया और स्ट्रेटेजिक हाइट्स को ऑक्युपाई किया। और तीसरी हरकत ये है जो 7 सितंबर की और जिसमें शाम के 6 से 7 बजे कोशिश की। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अभी टैक्टिकल ऑपरेशनल सीन है और अभी ये जो पीएलए जो वेस्टर्न थिएटर कमांड और ग्लोबल टाइम ने कहा है कि अपना जो उन्होंने व्यक्तित्व रखा है वो बिल्कुल झूठ है, प्रोपेगेंडा है। चाइना, पीएलए और ग्लोबल टाइम बस मीडिया वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर में ही विश्वास रखता है और उसके तत्व भी गलत हैं। ये 40 साल नहीं, 1975 में तुलुंगला वेस्टर्न कामेंग इलाका के अंदर में चाइना ने फायरिंग की थी तो 3 हमारे जो असम राइफल के जवान है वो मार्टियर हुए थे। और उसके बाद में 1986 सुमद्रांगचू में हमने वार्निंग शॉट किया था और उसको लेकर हो गए 34 साल और जो बात मैंने तुलुंगला की बोली वो 45 साल। और बड़ी बात यह है कि 1967 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, आप कह रहे हैं 1975 में इस तरह से फायरिंग हुई थी, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो 45 साल हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, आप किस तरह से इस स्थिति को एनालाइज करेंगे? क्योंकि एक होता है आमने सामने आकर गोली चलना, जिसमें दोनों तरफ के कुछ लोगों को कुछ नुकसान हो, कुछ लोग मारे जाएं, कुछ लोग घायल हो, लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार हुए हैं वार्निंग शॉट्स चले हैं, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, यानी हवाई फायरिंग हुई है सिर्फ ये बताने के लिए कि रुक जाओ वरना आगे बढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति को और समझा पाए सर। समीर, चाइना अपना विश्वास खो चुका है ना भारत के प्रति, विश्व में उसका विश्वास करने वाला अब कोई नहीं बचा, शायद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। और इसी की वजह से कल जब शाम को ये साउथ पैंगोंग त्सो में ये हादसा हुआ है, इंडिया ने उनको वार्निंग दी, मेगाफोन पे बताया कि आप गलत हमारे एरिया में आ रहे हैं, आप यहाँ से वापस जाइए। उसके बाद उन्होंने वो जो एक प्ले कार्ड वगैरह दिखाया जाता है वो भी दिखाया गया। उसके बावजूद जब वो नहीं माने हैं तब उन्होंने वार्निंग शॉट दिया। और ये हमारी एक दृढ़ निश्चय को कि हम अपने एरिया में
हम अपनी टेरिटरी के अंदर किसी भी आदमी को जो कि हिंदुस्तान का नहीं है उसको नहीं आने देंगे। यह प्रतिबद्धता दिखाता है और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमको इस ताकत को बरकरार रखना है और इसी तरह से किसी भी नापाक हरकत को जो ये चाइना करना चाहता है उसका जवाब देना चाहिए, तभी हमारी मजबूती नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल चतुर्वेदी जी बने रहे। एक बार हम सीधे रुख कर सकते हैं इस वक्त एलएसी का, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो लगातार एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब ये जो मंडे की डिटेल सामने आई है, शाम 6 से 7 बजे के बीच की जो डिटेल सामने आई है अभिषेक, और क्या ताजा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं? हमारी तरफ से जब हवाई फायरिंग हुई, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, तो उस तरफ से क्या रिएक्शन हुआ, डिटेल में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो दक्षिण का इलाका है पैंगोंग त्सो का, वहां पर लगातार चीन कोशिश कर रहा है और पिछले 10 दिनों में दूसरी बार है कि वो उससे इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेजिल्ला के थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे तो मुखपरी का इलाका, मुखपरी की पीक्स हैं, वहां पर उनकी पेट्रोल पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और हमारे इलाके में न सिर्फ आने की जानकारी इस बात की है, बल्कि वहां पर टिकने और जो उनकी टैक्टिक्स है, वहां पर टेंट लगा देना, वहां पर बंकर बना देना, उसकी पूरी तैयारी के साथ वो आए थे। तो वहां पर उनको वार्निंग शॉट हमारी ओर से फायर किए गए और उसके बाद वो पीछे लौटे। और बड़ी बात ये देखिए, रेजिन लॉ से लेकर, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा रेजिन लॉ से लेकर के और नीचे साउथ में आएंगे हेलमेट टॉप तक, पूरा भारतीय जो सेना है उसने जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो ले रखी है। रिज लाइन पर है, हम हाइट्स पर हैं और स्पांगुर गैप का जो पूरा इलाका है, जो उनका एंट्री पॉइंट हो सकता था, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। तो अभी उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। रेजिन लॉ से लेकर के हेलमेट टॉप तक, गुरुंग हिल, मगर हिल, हर जगह भारतीय जवान हैं और हर जगह रिस्क पर हैं, हाइट पर हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी किसी भी इलाके में वो घुसे और वहां पर घुस करके वो अपना स्ट्रक्चर बना ले। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो चुशुल में बातचीत चल रही है, अभी हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, उसको भी एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जमीन पर कहीं उनको कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बने रहे हमारे साथ। अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अचल मल्होत्रा साहब, आप देखिए, एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री जब मॉस्को पहुंचते हैं तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि भाई चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर ली जाए। अभी 10 तारीख को हमारे विदेश मंत्री के साथ उनके विदेश मंत्री की मुलाकात होनी है। इस बीच लगातार सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत चली रही है और साथ ही साथ ये हरकतें, ये चीन के कौन से इरादे हैं जो जाहिर हो रहे हैं बार बार? देखिए, इसमें जो पिछले भी कुछ जो हमारा मिलिट्री फेस ऑफ हो रहा है, उसमें 3-4 बातें तो साफ निकल के आ रही हैं जी। वो तो एक तो ये कि जो पिछले दिनों, पिछले सालों में जो भी हमने एग्रीमेंट्स किए हैं कि एलएसी पे पीस और ट्रैंक्विलिटी को बना के रखा जाएगा, और इसके चलते हुए पिछले 45 साल में ना वहाँ फायरिंग हुई, ना कोई किसी की शहादत हुई। अब वो सब एग्रीमेंट्स जो है धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने दूसरी बार एक बड़ा बयान दिया है, और विदेश मंत्री जो है पहले विदेश सचिव रह चुके हैं और वो चाइना के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर वो ये कहते हैं कि स्थिति गंभीर है, तो वास्तव में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। और जो हमारे विदेश डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, बातचीत ग्राउंड लेवल पे भी चल रही है, एलएसी लेवल पे भी बातचीत चल रही है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत के बावजूद भी समझ में तो यही आ रहा है कि अभी कोई खास नतीजा निकला नहीं। बिल्कुल खास नतीजा नहीं निकला, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है अचल मल्होत्रा साहब। और ये जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, बिल्कुल ताजा खबर, वो इसी बात की तस्दीक कर रही है। एलएसी पर हार से बौखलाए चीन की एक और गीदड़ भपकी सामने आई है। क्या कह रहा है चीन, ये जरा ध्यान से सुनिए। इस बार 1962 से भी बड़ी जंग होगी, ये ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है। ग्लोबल टाइम्स यानी चीन का सरकारी अखबार। क्या भारत गोली ना चलाने का समझौता बदलना चाहता है? एलएसी की टेंशन पर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर का ये ट्वीट है, और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है, सरकारी माउथपीस है, और उसके एडिटर का ये ट्वीट अपने आप में कई बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या भारत गोली ना चलाने का समझौता बदलना चाहता है? इस बार 1962 से भी बड़ी जंग होगी, ये कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की तरफ से। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष,
ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की ये गीदड़ भपकी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? 1962 की याद दिला रहा है और उसके बाद 1967 में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये भूल गया चीन। देखिए समीर, हालांकि 1962 में भी रिजांग लॉ में क्या हुआ ये शायद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को नहीं पता होगा, या फिर जानबूझकर उसे को भूलना चाहेंगे, जहां पर कि 120 हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरह से चीन के 1300 सैनिकों को वहां पर मारा था, ये बात शायद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को या फिर चीन के सरकार के लोग कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल इस तनाव के बीच जो आगे मुझे दिख रहा है वो यही है कि हमारे विदेश मंत्री अब रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी और एससीओ सम्मेलन पर जल्द ही जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति ये सब जाने वाले हैं, वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर एक चर्चा होगी। तो एक ऐसे समय में, क्योंकि अक्सर हम और आप ये बात करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जिस दिन भारत चीन की सीमा पर गोली चलेगी उस दिन आप मानकर चलिए कि हालात वाकई में बेहद तनावपूर्ण है। बिल्कुल। तो एक ऐसे समय में जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, तो अब आगे इसके बाद दोनों देश के संबंध किस ओर जाएंगे, इसको लेकर अगर जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां से कम तनाव कम हो, वरना आगे दोनों देश परमाणु संपन्न है और आगे क्या कुछ होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल मनीष बने रहे आप। हम एक बार बॉर्डर एरियाज का रुख करना चाहेंगे जहां इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स तैनात हैं और पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ करा रहे हैं। श्रीनिवास, ये बताइए कि आप उत्तराखंड में मौजूद हैं, भारत चीन सीमा से बहुत ज्यादा नजदीक, बॉर्डर से बहुत ज्यादा नजदीक, वहां पर भी क्या किसी तरह का तनाव या उसके संकेत नजर आ रहे हैं क्या, जो कुछ एलएसी पर हुआ उसके बाद? समीर, मैं इस वक्त आप कह सकते हैं भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पे मौजूद हूं, सीमा से बेहद ही करीब। कल भी हमने यहां से तस्वीरें भेजी थी जो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। लगातार भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार उड़ान भर रहे थे लिपुलेख की तरफ। हालांकि ये सामान्य स्थिति नहीं है, यहाँ से लगातार सैन्य ट्रकों का काफिला जो है वो लगातार लिपुलेख बॉर्डर की तरफ जा रहा था। तो ये कह सकते हैं तैयारी पूरी मुकम्मल है। अगर एक्सटेंडेड वॉर भी होता है, अगर ये वॉर लद्दाख से फैलते हुए भारत से लगी चीन की हर सीमा तक पहुंचता है, इस वक्त आप तो कहां वहां पर मौजूद हैं? कहां पर मौजूद हैं? भारत चीन बॉर्डर से बेहद नजदीक आप कहां पर मौजूद हैं? हमारे दर्शकों को जरा दिखाएं वो खूबसूरत वादियां जिसमें इस वक्त टेंशन जो है वो महसूस की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक हमारे पीछे आप जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ये जगह जो सबसे पीछे की पहाड़ी जहां पे आपको वो बादल नजर आ रहे हैं, वो लिपुलेख का बहुत ही करीबी इलाका है जहां पे मैं मौजूद हूं। ये लिपुलेख रास्ते के पास एक गांव है पांगला, उसके पास मैं मौजूद हूं। उसके थोड़े आगे जाने के बाद इनर लाइन शुरू हो जाती है, जहां के आगे आपको जाना अलाउड नहीं है, इनर लाइन परमिट है। वहां के आगे पूरा इलाका सेना के हवाले है, तो कोई भी आम आदमी उधर नहीं जा सकता। हालांकि मीडिया को भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और आपको बताऊं कि ये ठीक सामने की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये लिपुलेख का इलाका है। यहां से चीन का इलाका आप कह सकते हैं, जो चीन की सरहद है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लिपुलेख में हमारा सैन्य पोस्ट है और वहीं पे हमारी एसएसबी और आईटीबीपी भी मौजूद है, क्योंकि चीन के साथ हमारी सरहद लगती है। तिब्बत का इलाका है और नेपाल का बॉर्डर, काला पानी जिसके बारे में हम लगातार सुनते आते हैं, ये काला पानी भी वहीं पर है। तो जहां तक तैयारियों की बात की जाए, उत्तराखंड के 3 जिले से चीन की सरहद लगती है। वैसे तो अगर मैं कहूं राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो चीन का कोई इलाका हिंदुस्तान से लगता ही नहीं, या तो तिब्बत से लगता है या भूटान से लगता है। चीन ने वहां अपनी हड़प नीति में वहां हड़प कर बैठा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुकम्मल तैयारी है, पूरी मुकम्मल तैयारी है। लगातार सैन्य बलों को वहां बढ़ाया जा रहा है और हाल के दिनों में आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों की संख्या में भी लगातार इजाफा किया गया है। समीर जी बिल्कुल 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 श्रीनिवास, बने रहे आप हमारे साथ। और एक बार फिर हम रुख करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर का और साथ ही साथ एलओसी का भी हम रुख करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो आपको बता दें, रूस में मोदी जिनपिंग मीटिंग पर भी बात हो सकती है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच
हो सकती है बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के लिए, मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये अपडेट दी थी। एससीओ समिट के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है। इस पर रणनीति बनाई जा सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है भारत और चीन के। हालांकि सवाल उस पर भी उठ रहे हैं, लेकिन अब इस खबर का आना कि इस बैठक में यह रणनीति बन सकती है कि नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो, यह और भी बड़ी बात है। जी हाँ समीर, देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर कल और परसों 2 दिन एससीओ की बैठक होनी है, जिसमें दोनों देश के विदेश मंत्री भी रहेंगे। और इस एससीओ सम्मेलन के अलावा दोनों देश के विदेश मंत्री की अपनी एक बायलैटरल मीटिंग होगी, जहां पर इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जल्द ही जब एससीओ समिट होगा, यानी कि जब एससीओ के सदस्य देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष रूस में होंगे, उस समय किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात कराई जा सके। आपको याद होगा कि चेन्नई में मुलाकात के बाद अब तक दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है और इस बीच में तनाव चरम पर है। सही बात। ऐसी स्थिति में अब जबकि ये वर्कआउट करने की कोशिश होगी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है, तो मुझे लगता है यहां से एक गंभीर प्रयास दोनों देशों के बीच होगी कि तनाव को कैसे कम किया जाए, ताकि जब दोनों देश के नेता मिले तो उससे पहले जो अभी तनाव है ये ना हो। सही बात है, तो सही बात है मनीष। और और इसको लेकर देखिए, देश के अंदर बातें तो हो रही थी, इसे हम बिल्कुल नहीं छुपा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आ रही थी कि जब भारत दौरे पर आए थे शी जिनपिंग और जिस तरह की आत्मीयता नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई थी उन तस्वीरों में, याद कीजिए उसे, उसको जहन में रखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा कब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच डायरेक्ट बातचीत हो और उसका कुछ हल निकले और हालात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं। तो अब उसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष की बातों से आपको इसका एहसास हुआ होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें, उसके बाद फिर मैं आपको लिए चलूंगा सीधे एलओसी, जहां इरफान कुरैशी मौजूद हैं। एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है, हालात बहुत गंभीर हैं इस वक्त। 10 दिन बाद फिर आमने सामने आई हैं भारत और चीन की सेनाएं। भारतीय पोस्ट तक पेट्रोलिंग करते हुए चीनी जवान आ गए थे। अब आप बताइए कि क्यों ना जवाब दिया जाता, और जवाब दिया गया, बहुत माकूल दिया गया। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, वार्निंग शॉट्स फायर कर पीएलए को वहां से खदेड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम क्या है ये एक बार फिर समझिए, क्योंकि ये एलएसी पर 40-45 सालों में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। सुमित, बिल्कुल 40 सालों के अंदर हम ये डेवलपमेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीन की तरफ से हुआ है समीर। ये सारी सिचुएशंस को बदलने का ठीकरा या फिर आप कह सकते हैं कि बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ चीन पर है। चीन ने अप्रैल महीने में स्टैंड ऑफ या फिर आप कह सकते हैं स्टेटस को बदला। और अगर आप देख रहे हो कि ये पोजीशनिंग, हम आपको अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि आखिरकार ये पोजीशनिंग कैसे है, क्यों है और इस पोजीशनिंग का मकसद क्या है। क्योंकि ये पोजीशनिंग अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस समय मैं जहां खड़ा हूं ये पहाड़ियों का इलाका, इस तरफ जो है वो चीन का इलाका और इस तरफ भारत का इलाका है। यानी इन पूरी यथास्थितियों को चीन ने क्यों बदला? चीन को लग रहा था कि वो कोविड के समय ही यथास्थिति को ऐसा बदल देगा कि वो उसके एडवांटेज पोजीशन में आ जाएगी। 3 बड़े इश्यूज, 3 बड़े इंसिडेंट्स जिनको आप कह सकते हैं 15 जून, 29 अगस्त, 7 सितंबर। और ये इलाका जो है अगर आप देखें आपको समझ में आएगा कि ये सारा इलाका ये वो इलाका है जहां पर चीन लगातार यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। और समीर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चीन की कोशिश है कि यहां पर अपनी पोजीशंस को रिवर्स करके अपनी मजबूत कर ले। भारत ने वो होने नहीं दिया। भारत चाहे वो गलवान हो, चाहे वो 29 अगस्त हो या 7 सितंबर हो, भारत ने साफ कहा है चीन से कि आप जिन पोजीशंस पर लगातार चेंजिंग पोजीशंस पे आ रहे हैं वो गलत है, वो एग्रीमेंट्स का वॉलेशन है जो आपके और हमारे बीच में पिछले 40 सालों में 45 सालों में किए गए हैं और चीन यही लगातार कर रहा है। समीर, शुक्रिया सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर देते हैं। पैंगोंग इलाके में हाई अलर्ट पर है भारतीय सेना और पैंगोंग इलाके में हेलीकॉप्टर से खास चौकसी इस वक्त बढ़ती जा रही है। पैंगोंग के कारो इलाके में खास चौकसी की
अहम तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। पैंगोंग इलाके में चीन लगातार हिमाकत कर रहा है और आप देखिए एक बार फिर चीनी पीएलए को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिसके बाद अब गीदड़ भपकियों का सिलसिला शुरू हो गया है चीन से। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर 1962 याद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने चीन के जवानों के दांत खट्टे किए, वो सारे साल वो भूल गए। 1962 याद दिलाया जा रहा है और इस तरह की गीदड़ भपकियों में, प्रोपेगेंडा वॉर में चीन माहिर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारो इलाका, पैंगोंग सो का ये कारो इलाका है जहां पर जबरदस्त चौकसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की दहाड़ जो है ये चीन को डराने के लिए काफी है। और चीन दरअसल इसी बात से बिलबिलाया हुआ है कि अब वो पहले वाली स्थिति में रहा नहीं। पैंगोंग सो में जिस तरह से गलवान घाटी में उसे मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद पैंगोंग सो के दक्षिणी इलाके में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर हमारे जवानों की मौजूदगी है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें अब चाइना का दिल दहलाती हुई नजर आ रही हैं। और एक और अहम खबर आपको दे दें, एलएसी से एलओसी तक भारत की तैयारी जोरदार है। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। किश्तवाड़ में उतरे भारत के लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर, उसकी तस्वीर अब आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखाने जा रहा है। किस तरह से किश्तवाड़ में ये देखिए लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर जिसकी दहाड़ से चीन की रूह फाख्ता होती है, वो अपाचे हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ में किस तरह से उसकी लैंडिंग कराई गई है। यानी ये तस्वीरें दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि हर लेवल पर, हर फ्रंट पर भारत की सेना ने तैयारी जोरदार कर ली है। पैंगोंग के कारो इलाके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर हवाई पेट्रोलिंग हो रही थी, और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके की तस्वीरें हैं जो कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और वहां पर किस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग कराई गई है। यानी सीधा संकेत ये कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी नौबत आती है ऐसी, तो हमारी सेनाएं, वायुसेना किस तरह से तैयार है, तैयारी कितने पुख्ता तौर पर की गई है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किश्तवाड़ में भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग कराई जा सके। हमारे साथ इस वक्त इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता श्रीनगर से मौजूद हैं, एलओसी के पास से, और इंटरनेशनल बॉर्डर का भी हम रुख करेंगे। अंकित भट्ट वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, लेकिन सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों की कुछ और डिटेल्स दीजिए। किश्तवाड़ में जिस तरह से लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई है। देखिए समीर, पहले मैं छोटा सा करेक्शन करूं, जो पहली तस्वीर चली वो लेह के कारू इलाके की थी, जहां पर साफ तौर पर आपने दिखाया कि किस तरह वहां पर हेलीकॉप्टर्स या चॉपर्स की लैंडिंग कराई जा रही है, वहां पर हलचल किस तरह है। दूसरी तस्वीर जो जम्मू से हमारे सहयोगी अंकित ने भेजी, जो कि किश्तवाड़ की है, वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर की लगातार मूवमेंट देखी गई है। तीसरी तस्वीर जो श्रीनगर के सिटी की है, जो हेलीकॉप्टर मूवमेंट नॉर्थ कश्मीर से लेकर 15 कोर हेडक्वार्टर आर्मी तक हो रहा था, तो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है एलओसी से लेकर एलएसी तक हलचल किस तरह है, क्योंकि तैयारियां लगातार की जा रही है, क्योंकि दोनों फ्रंट पर लगातार भारत दोनों जगहों पर चुनौती भी दे रहा है और जवाब भी दे रहा है। जिस तरह आपने एलएसी पर लगातार चीन को देखा कि किस तरह वो अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ब्लैक टॉप के बाद, शिकस्त खाने के बाद, वो आज एक बार फिर से हलचल करने की कोशिश किया, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, चाहे आप उड़ी की बात करें, और खासतौर पर सबसे महत्वपूर्ण नौगाम सेक्टर, जहां पर लगातार घुसपैठ करने के प्रयास हो रहे हैं, जिन्हें नाकाम किया जा रहा है, उसके चलते एलओसी पर भी लगातार नजर बनाई रखी गई है। और ये चॉपर्स की मूवमेंट ये दर्शाता है कि किस तरह हमारे सुरक्षा बल, हमारे ऑफिसर्स लगातार नजर बनाए रखे हैं। और नॉर्थ कश्मीर से श्रीनगर का मूवमेंट चॉपर्स का ये दर्शाता है कि नजर एलओसी पर भी है, और एलएसी पर लगातार हम सक्षम और तैयार है। जी सर, बिल्कुल, एलएसी से लेकर एलओसी तक टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स तैनात हैं और पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ करा रहे हैं। अब हम सीधे रुख करेंगे अंकित भट्ट का। अंकित, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? साफ नजर आ रहा है एलएसी से लेकर एलओसी तक तैयारी जबरदस्त है। बिल्कुल समीर, एलओसी से लेकर एलएसी तक जो तैयारियां हैं वो पूरी ज़बरदस्त है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ के जवान, पूरी तरीके से अलर्टनेस जो है
वो देखने को मिल रही है। और आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि 3 दिन का दौरा जो है वो बीएसएफ के डीजी का भी यहाँ पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे किस तरीके से हाल ही में ही हेक्साकॉप्टर को भारतीय बीएसएफ ने ढेर किया, उसके बाद एक टनल डिटेक्ट की गई थी और उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। मकसद पाकिस्तान का था कि आतंकियों की घुसपैठ करवाना, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि हम दोनों फ्रंट पे तैयार हैं, पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले लेकिन हमारी सरहदों में कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ नहीं कर सकता। लगातार पूरी जो अलर्टनेस है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिल रही है। और 3 दिवसीय दौरा जो है खुद डीजी बीएसएफ ने यहाँ पे किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग एरियाज में वो गए, जवान्स का मोराल हाई करने की कोशिश भी बीएसएफ की तरफ से रही, बीएसएफ के डीजी की तरफ से रही। और साफ तौर पे बीएसएफ के डीजी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि बीएसएफ जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि एलओसी हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलएसी, पूरी तरीके से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि भारतीय सेना या फिर आईटीबीपी या फिर बीएसएफ एग्रेसिव मोड पे देखने को मिल रही है। समीर। बिल्कुल बिल्कुल, अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, मैं एक डिटेल चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं, क्योंकि चीन की तरफ से देखिए दावा यह किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ी और शेनपाओ की जो पहाड़ी है उस पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है? चीन के झूठ का जरा पर्दाफाश करें। देखिए समीर, सबसे पहले तो आप चीन के किसी भी दावे को ना मानिए, क्योंकि लगातार चीन का ये प्रोपेगेंडा या चीन का ये साइऑप्स बहुत लंबे समय से चल रहा है। चीन लगातार इन सारी चीजों को, प्रोगेटिव एक्शंस को हमारे ऊपर थोप रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समीर, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कभी भी इन एग्रीमेंट्स को वॉलेट कभी नहीं किया। आपको याद होगा गलवान में भी हमने वो एग्रीमेंट्स को वॉलेट नहीं किया। ये यथास्थिति स्टेटस को बदलने की सारी जिम्मेदारी चीन पर जाती है। चीन ने अपना मोबिलाइजेशन आगे बढ़ा और अभी भी जब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कल की, तब ये कहा जा रहा है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी चीन की तरफ से हमारी पोस्ट के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से चीन के सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि फायर किया गया। भारतीय सेना या फिर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यही वजह है कि हमें और वेट करना चाहिए, लेकिन ये बात तो तय है कि एक बार फिर 29 तारीख के बाद से ही चीन बहुत ज्यादा बड़ी कोशिशें कर रहा है कि वो उन रिवर्स को, यानी जो 360 डिग्री रिवर्स पोजीशनिंग की है भारत ने, उनको बदले या फिर उनको मैच करने के लिए अपनी पोजीशन, अपनी अलाइनमेंट को बराबर रखे। लेकिन भारतीय सेना चीन के वो सारे विफल कोशिशों को कर रही है। अब लगातार भारतीय सेना की तरफ से ना सिर्फ उन पोजीशंस को मेंटेन किया गया है, बल्कि वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि चीन लगातार उन इलाकों की तरफ देख भी नहीं सकता। समीर। बिल्कुल बिल्कुल, गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, देखिए कुल मिलाकर एक बात समझ में आ रही है कि अब हिंदुस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है एलएसी पर, और यही बात बार बार परेशान कर रही है चीन को, इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है। लबोलबाब यही है कि भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है और ईस्ट लद्दाख के अंदर में अभी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। 29 अगस्त जब से हमने प्रीएम्प्टिव मूव और जो डोमिनेटिंग हाइट है उनको ऑक्युपाई किया है। और ये जानना जरूरी है कि माउंटेन वॉरफेयर हाई एल्टीट्यूड के अंदर में इन हाइट्स की एक खास इंपॉर्टेंस होती है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलओसी, एलएसी, टेररिज्म और एक्सपेंशनिज्म का कहा था। जो सीडीएस साहब है उन्होंने भी कहा था कि दोनों ही फ्रंट में, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, दोनों ये जो गठबंधन है इनका नापाक, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गए थे ईस्ट लद्दाख में, तो उन्होंने कहा था ये जो सिचुएशन है ये ओनली अलोंग एलएसी है, और जो ग्लोबल टाइम अपनी धमकियां दे रहा है ये तो इनकी आदत है झूठ बोलने की, प्रोपेगेंडा करने की। और मैं तो ये कहूंगा कि ये इनकी सदा ही आदत रही है, मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, झूठ और प्रोपेगेंडा करने की। लेकिन स्थिति यही है कि भारतीय सेना ने जो 15 जून को गलवान में किया है, जो 29 अगस्त को साउथ बैंक ऑफ पगेक्सो में किया है, और जो मुखबारी हिल में किया है 7 सितंबर को, उसने पूरे विश्व को और पूरे भारत को एक चीज बता दिया है कि इंडियन आर्मी
अपने काम के लिए एकदम कमिटेड है और अलर्ट है। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, देखिए हालात गंभीर हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 10 तारीख को मुलाकात होने जा रही है और उसमें यह बात हो सकती है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो। क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है क्या मौजूदा हालात को देखते हुए? आपको लगता है? ऐसा होता है जब दो देशों के बीच में कोई मुद्दा बुरी तरह से अड़ जाता है तो उसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो हाईएस्ट लेवल पे ही हो पाता है। अभी तक जो हमारी बातचीत चल रही है वो कमांडर लेवल, ग्राउंड लेवल, डिफेंस मैटर्स पे चल रही है। अब जो विदेश मंत्री बात करेंगे दो, तो वो एक लार्जर प्रोस्पेक्ट और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि भारत और चीन के संबंध सिर्फ जो एलएसी पे डिस्प्यूट से नहीं जुड़े हुए, इसकी एक बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर है। और अगर इसमें कई ऐसे संदेश आएंगे इस इंटरेक्शन के दौरान कि पॉजिटिव है चाइना इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर इसे दो देशों के बड़े लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। क्योंकि अगर पहले से ऐसे लगेगा कि उनकी नीयत में अभी खोट है तो दो बड़े देश के दो बड़े नेता मिलेंगे और उसका अगर कोई आउटकम नहीं आएगा तो फिर ये उसका जो नुकसान है वो ना मिलने से ज्यादा हो जाएगा। तो ये विदेश मंत्री की जो मीटिंग है एक किस्म से सिचुएशन को असेस करेगी, चाइना के मूड को गेज करेगी और उसके बाद जो इंटरेक्शन होगा और एससीओ की जो समिट आएगी उसकी साइडलाइन पे मीटिंग करनी है या नहीं करनी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि चाइना किस हद तक इसको रिजॉल्व करना चाहता है। वरना दो लीडर मिलेंगे, अगर इसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसके बहुत ही गलत संदेश पूरी दुनिया में जाएंगे। चतुर्वेदी जी भी जल्दी सर एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा आखिर में, सिर्फ 20-30 सेकंड का टाइम रह गया है सर, जल्दी से। 2 पॉइंट कहूंगा। एक तो कि जहां भी इंडियन आर्मी है साउथ पेंगोंगसो में वो एलएसी के अपने एरिया में है और हमको पूरा अख्तियार है, हमको अधिकार है कि हम अपने सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए डिफेंसिव पोस्चर को स्ट्रांग बनाएं। जी। दूसरा पॉइंट ये 62 की लड़ाई के बारे में जो ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, मैं बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स को मालूम होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल आर्मी जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे बिल्कुल सही सर। लगातार ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज TV9 भारतवर्ष पर इस बड़ी खबर पर हमारी खास नजर रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।